Hello friends, welcome to my channel Aristex Gyan Up. Today's topic reverse charge mechanism. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को समझाने से पहले मैं आपको समझाती हूँ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। देखिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, नॉर्मल प्रोसीजर। जैसे कि आपने देखा भी होगा, आप माल खरीदते हैं, कहीं से कोई सर्विसेज लेते हैं, आपको बिल मिलता है, उस पर जीएसटी लग के आता है, आप पे करते हैं, ठीक है। तो यानी कि सप्लायर आपसे कलेक्ट कर लेता है, सप्लायर ने आपसे टैक्स कलेक्ट कर लिया और आपसे और गवर्नमेंट को उसी ने पे कर दिया। आपने तो कहीं अलग से पे नहीं किया ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारा काम किस पे होता है, सप्लायर के ऊपर होता है कि वो बिल जनरेट करके उस पर जीएसटी चार्ज करेगा आप लोगों से सर्विसेज के गुड्स के प्रति, और फिर वो पे करेगा गवर्नमेंट को। ये दोनों काम सप्लायर के हैं। रिवर्स में क्या होता है, ये दोनों काम किसके ऊपर आ जाते हैं, रिसिपिएंट के ऊपर। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, रिवर्स चार्ज। इसमें क्या करेंगे कि सप्लायर गुड्स देगा, सर्विसेज देगा, लेकिन टैक्स नहीं देगा, ना तो टैक्स कलेक्ट करेगा और ना ही टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। तो रिसिपिएंट ही टैक्स अपने आप से ही पे किसको करेगा, गवर्नमेंट को, और रिसिपिएंट इसका इनपुट लेगा, ठीक है। तो अब इसको इसके लिए दो सेक्शन यूज किए जाते हैं, सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4), ठीक है। ये आपका सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट में है और 5054 आपका आईजीएसटी में है। जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 है, इसमें कुछ स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज हैं जिसपे आरसीएम लगेगा कुछ कंडीशंस के साथ। और जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 है, इसमें स्पेशली अनरजिस्टर्ड के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से गुड्स या सर्विसेज हैं जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में आएंगे। स्टार्टिंग में ये आपको जो 8 रोज दिख रही हैं, इस टेबल में स्टार्टिंग के 8 रोज में गुड्स डिफाइन किए गए हैं जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर मैंडेटरी है, जिसमें रिसिपिएंट पे करेगा। इसके बाद नीचे सब सर्विसेज आएंगी, ठीक है। तो पहले गुड्स खत्म कर देते हैं। देखिए जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो उसमें मैंने बताया था कि सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरिस्ट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है ना। तो एग्रीकल्चरिस्ट को तो जरूरी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए। तो उसमें क्या है, अब वो जो बेचेगा, तो जो माल बेचेगा वो कौन देगा, आरसीएम, रिसिपिएंट देगा, इसलिए इस पे आरसीएम लगा हुआ है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट है जिस पे आरसीएम लगा हुआ है, जैसे क्या हो गया, काजू, कैश्यू नट्स, नोट, शेल्ड और पील्ड। काजू हो गए आपके, बीडी रैपर्स यानी कि आपकी टेंडू लीव्स, टबैको लीव्स, रो कॉटन, ये चारों एग्रीकल्चरिस्ट के हैं। कि यदि सप्लायर कौन है, किसान है, और प्रोडक्ट इनमें से इन चारों में से कोई एक प्रोडक्ट है, काजू हुआ, बीडी रैपर हो गया आपका, टोबैको लीव्स हो गई, रो कॉटन हो गया, तो इनमें से कुछ भी है तो इसमें रिसिपिएंट पे करेगा टैक्स, ठीक है, किसान को नहीं करना है। 5th पॉइंट आप देखिए, इसमें सिल्क यार्न की बात की गई है, ठीक है, सिल्क यार्न रेशम का धागा। तो इसमें क्या है, इसमें एग्रीकल्चरिस्ट के लिए नहीं कहा, उनका सप्लायर कोई भी हो, एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स सिल्क यार्न, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है सिल्क यार्न की, तो उसमें भी उस केस में कौन पे करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा। 6th में देखते हैं लॉटरी टिकट। अब जो लॉटरी की टिकट सप्लायर कौन है, या तो स्टेट गवर्नमेंट है, या यूनियन टेरिटरी है, या फिर लोकल अथॉरिटी है। तो इसमें कौन पे करेगा, जीएसटी, इसमें पे करेगा सेलिंग एजेंट या फिर लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर। 7th में देखिए कि पुराने व्हीकल्स, यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड और कन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, कि इनमें से कोई भी आइटम ये है, और सप्लायर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है, या फिर लोकल अथॉरिटी है, इनमें से कोई भी है तो कौन देगा, रिसिपिएंट देगा, ठीक है। 8th में आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। अब ये सप्लायर कौन है, कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रही है इसकी सर्विस, ठीक है। ये सर्टिफिकेट कौन इश्यू कर रहा है, या तो बैंक कर रहा है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रही है। कौन देगा, जो पर्सन इसको ले रहा है वो देगा, ठीक है। अब हम आते हैं सर्विसेज पे। 8 के 8 गुड्स हमारे हो गए, अब हम सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे हैं जीटीए की सर्विस पे। जीटीए की यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। इसमें क्या है, कंडीशंस है, सप्लायर कौन होना चाहिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होना चाहिए, प्लस एक कंडीशन हो रहा है कि वो 5% वाला रेट का ऑप्शन यूज कर रहा हो। दो रेट के पास इनके पास ऑप्शन होते हैं, या तो 5% वाला यूज करो या 12 वाला यूज करो। यदि ये 5% वाला यूज करते हैं, ठीक है, तो वो, और पार्टीज जो इसमें पर्सन रिसिपिएंट दिखाए वो हैं, तो उनको आरसीएम लग जाएगा। और यदि ये 12% वाला यूज करते हैं तो 12% पे ये इनपुट ले सकते हैं और इनको फॉरवर्ड चार्ज यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो आरसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कौन कौन सी वो पार्टीज है जिनके ऊपर ये आरसीएम लगा सकते हैं। जीटीए है, 5% का ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है, और तो किसको सप्लाई दे रही है, एनी फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री को, एनी सोसाइटी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पार्टनरशिप फर्म, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। उनका टैक्सेबल टेरिटरी में होना जरूरी है, और ये सब उनमें से कोई भी पर्सन होना चाहिए जो भी यहाँ पे हमने मेंशन करके आपको बताए हैं। लेकिन ये रजिस्टर्ड हो या ना हो डजेंट मैटर। एनी फैक्ट्री की बात कर दी है, यदि फैक्ट्री की लिमिट कम है कि भाई हम तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, हम कैसे आपका करें। लेकिन आरसीएम में क्या है, सेक्शन 24 के अंदर बताया गया था मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, यदि किसी पे आरसीएम लग रहा है तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब है आपका 10th नंबर पे लीगल सर्विसेज ऑफ एडवोकेट। अब एडवोकेट है तो उसमें सप्लायर कौन है, एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स। ये सर्विसेज दे रहे हैं लीगल सर्विसेज, किसको दे रहे हैं, बिजनेस एंटिटी को, विच इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। यदि ये कंडीशन है तो आरसीएम लगेगा, क्योंकि यदि एडवोकेट्स तो क्या यहाँ बिजनेस एंटिटी में दे रहे तो आरसीएम कह दिया कि आरसीएम लगेगा, कौन पे करेगा, बिजनेस एंटिटी पे करेगा। इन केस किसी का इंडिविजुअल केस है, डाइवोर्स केस है, कुछ और पर्सनल झगड़ों का केस है, जो भी है, यदि उसमें आने लगा तो उसको कौन पे करेगा, एडवोकेट या फिर फर्म पे करेगी, उसमें आपका फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ठीक है, अब आप 11th में देखिए सर्विसेज ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस आ गई, तो इसमें सप्लायर कौन है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, पे कौन करेगा, बिजनेस एंटिटी जो ये सर्विसेज रिसीव कर रही है। नेक्स्ट स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, कोई भी सप्लायर हो उसमें एनी पर्सन, और पे कौन करेगा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। या तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट इनसे सर्विसेज ले रही है स्पॉन्सरशिप की, या कोई पार्टनरशिप फर्म ले रही है, प्लस वो लोकेटेड होनी चाहिए टैक्सेबल टेरिटरी में, तो कौन पे करेगा, यही पे करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्टर की सर्विसेज कौन लेती है, कंपनी, तो कंपनी ही पे करेगी। इसमें रेम्युनरेशन को एक्सक्लूड किया गया, रेम्युनरेशन से अलग जो सर्विसेज डायरेक्टर दे रहा है तो उस पे जीएसटी लगेगा, और वो पे कौन करेगा, कंपनी करेगी, बॉडी कॉर्पोरेट करेगी। नेक्स्ट है आपका सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। अब इंश्योरेंस एजेंट है, ठीक है, सप्लायर कौन हुआ, इंश्योरेंस एजेंट, सर्विसेज तो दे रहा होगा। अब वो किसको सर्विस दे रहा है, जो इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, उनके बहुत सारे एजेंट्स है, तो अलग अलग एजेंट से कलेक्ट करने के बजाय किससे की करना बेहतर रहेगा, एक ही कंपनी से। तो किस आरसीएम कहाँ लगा दिया गया, आपका इंश्योरेंस कंपनी पे, विच इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इसी तरह आपका रिकवरी एजेंट हो गया, बहुत सारी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये क्या करती हैं, अपने रिकवरी एजेंट रखती हैं। अब रिकवरी एजेंट से सर्विसेज कौन ले रहा है, ये सब ले रही है, तो पे कौन करेगा, ये सब पे करेंगी। नेक्स्ट आप देखिए ओवरसीज कमेटी की सर्विसेज की, ओवरसीइंग कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द आरबीआई, इसके मेंबर यदि सर्विसेज दे रहे हैं, और सर्विसेज कौन ले रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो पे कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए सर्विसेज ऑफ ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, इसी तरह की सर्विसेज की सप्लायर कौन है, या तो ऑथर है, या फिर म्यूजिक कंपोजर है, या फोटोग्राफर है, या आर्टिस्ट है। तो ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, किसको देंगे, या तो पब्लिशर को, या म्यूजिक कंपनी को, या प्रोड्यूसर को। तो पे कौन करेगा, वही सब पे करेंगी, ये पे नहीं करेंगे। इसमें एक अलग से ऑथर को एक ऑप्शन दिया गया है कि यदि वो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स करेगा तो उस पे वो आपका फॉरवर्ड चार्ज यूज कर सकता है, लिटरेरी वर्क पे है ना। अब आपका है 18th पॉइंट, इसमें कहा है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। जैसे क्या है, किसी के पास लैंड है लेकिन उसने उसको डेवलपमेंट राइट किसी और को दे दिए कि तुम इसके ऊपर बिल्डिंग वगैरह बना लो, जो रेंट वगैरह की इनकम आती रहेगी वो देते रहेंगे, इस तरह मतलब डेवलपमेंट्स के राइट दे दिए, या फ्लोर का कोई स्पेस दे दिया। तो ये क्या, इसमें किसी भी पर्सन, सप्लायर कोई भी पर्सन हो सकता है, और पे कौन करेगा, आरसीएम किस पर लगेगा, प्रमोटर पे, यानी कि जो उसको डेवलप करेगा। देखिए अब लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड,
30 years or more against consideration in the form of upfront amount called, जिसको आप सलामी, कॉस्ट, प्राइस डेवलपमेंट चार्जेस ये सब बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि लीज पे दिया आपने दिया 30 साल या उससे ज्यादा के लिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट, तो भी कोई भी पर्सन सप्लायर हो प्रमोटर ही पे करेगा आरसीएम बेसिस पे। अब नेक्स्ट है इस पे कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में सप्लायर कौन है? इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसको एक्सक्लूड कर दिया। यानी कि सप्लायर कौन है? केवल इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है तभी आरसीएम लगेगा। सर्विसेज किसको दे रहा है? बैंकिंग कंपनी को या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, जो कि लोकेटेड कहाँ है? टैक्सेबल टेरिटरी में। क्लियर है? नेक्स्ट आपका बिजनेस फैसिलिटेटर। अब बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है? कंफ्यूजन हो रहा हो कि होता क्या है। बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है कि जैसे कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बैंक से बहुत सारे लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं पता कि कैसे बैंक जाए, कैसे क्या करें, तो इस तरह बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विसेज बैंक लेती है कि इस तरह के उन लोगों को और बैंक को आपस में मीटिंग अरेंज करा दे और उनका फॉर्म ऑन सबमिशन करा के बाद में उनसे रिकवरी हो रही या सही जगह यूज किया, फंड को नहीं किया, ये सब काम बिजनेस फैसिलिटेटर के होते हैं। तो उनकी सर्विसेज आपकी बैंकिंग कंपनी लेती है। ठीक है, तो बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विसेज बैंकिंग कंपनी ले रही है, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो पे कौन करेगा? बैंकिंग कंपनी करेगी। अब देखते हैं, अब आ गया आपका बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। अब ये क्या है? अभी तो फैसिलिटेटर आए थे, वो तो केवल फैसिलिटेट करते हैं। जो कोरेस्पोंडेंट होते हैं ये थोड़ा बहुत एक लिमिट तक ये खुद से आपको लोन भी देते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? सप्लायर कौन है? एजेंट ऑफ बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। ठीक है, तो एजेंट सर्विसेज दे रहा है बिजनेस कोरेस्पोंडेंट की। किसको दे रहा है? बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को। ठीक है, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट अलग अलग एजेंट्स रखता है इन सर्विसेज के लिए। तो एजेंट जो सर्विसेज दे रहा है किसको दे रहा है? बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को दे रहा है। तो आरसीएम कौन किस पर लगेगा? बिजनेस कोरेस्पोंडेंट पे। ठीक है, अब सिक्योरिटी की सर्विस पे आरसीएम है, लेकिन कब है? सप्लायर जब कौन है? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। यदि बॉडी कॉर्पोरेट आपकी सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहा है, सप्लायर वो है, तो आरसीएम नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, यानी कि नॉर्मल कंपनी ही चार्ज करेगी, कंपनी इनपुट लेगी, कंपनी पे करेगी। अब लेकिन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, उसमें कोई भी आ जाएगा XYZ, तो उसको फिर आरसीएम लग जाएगा। ए रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब रिसिपिएंट को उसको देना पड़ेगा जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में होगा। अब देखिए मोटर व्हीकल पे एक चेंज आया था अक्टूबर 19 से। मोटर व्हीकल के लिए क्या क्या कंडीशन रखी गई है वो बताती हूँ। इसमें इन्होंने कहा है कि एक तो सर्विस क्या दे रहे हैं? हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल की। मोटर व्हीकल किस लिए डिजाइंड है? कैरी ऑफ पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए। ठीक है, प्लस कंडीशन क्या लगा दी कि जो आप बिल चार्ज कर रहे हो, जो कॉन्सिडरेशन ले रहे हो, उसमें आपका कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूडेड हो। प्लस कंडीशन क्या है कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो सप्लायर, और रिसिपिएंट कौन हो? बॉडी कॉर्पोरेट हो, तब जाके आरसीएम लगेगा। प्लस 5% वाला ऑप्ट कर रखा हो। कितनी सारी कंडीशन है, फिर से देखिए। मोटर व्हीकल पैसेंजर्स के लिए बना हुआ, डिजाइन किसके लिए? पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए बना हो, और उसका जो बिल चार्ज होगा उसमें जो कंसिडरेशन होगा कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, और सप्लायर जो होगा वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा, रिसीवर जो होगा वो बॉडी कॉर्पोरेट होगा, और जो सप्लायर हमने अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट का है वो 5% वाला ऑप्शन यूज करेगा। ठीक है, क्लियर? अब आ गया आपका सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेबी की स्कीम के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या है? लेंडर प्रोवाइड करेगा सर्विसेज, रिसीवर कौन होगा? बोरोवर। तो इस केस में इन्होंने कहा है कि बोरोवर ही आपका आरसीएम पे करेगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट, एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड। जो नॉन टैक्सेबल एरिया में है कोई पर्सन, वो आपको क्या कर रहा है? वो सर्विसेज दे रहा है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से। तो जो टैक्सेबल टेरिटरी में पर्सन है वो लायबल हो जाएगा टैक्स पे। अभी कुछ सर्विसेज हैं, देखते हैं इनको। ये है आपकी कि जिसमें क्या है कि सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू ए बिजनेस एंटिटी को।
कि यदि सर्विसेज सप्लाई कौन कर रहा है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, किसको सप्लाई कर रही है, बिजनेस एंटिटी को, तो उन सब पे आरसीएम लगेगा एक्सक्लूडिंग। कुछ सर्विसेज को आरसीएम से बाहर कर दिया गया, यानी कि उस पर सीधा सीधा आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, तो उस पर आरसीएम नहीं लगेगा, यानी कि उस पर बिजनेस एंटिटी पे नहीं करेगी, उस पे जो सप्लाई दे रहा है यानी कि गवर्नमेंट जो दे रही है वही पे करेगी। वो कौन कौन सी सर्विसेज एक्सक्लूड की हैं, पहली आपका रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड आपका इसमें सेकंड में इन्होंने 1 और 2 3 तीन सर्विस इंसर्ट कर दी, जैसे कि आपकी क्या क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, life insurance and agency services provided to a person other than central government, state government और union territory और local authority। और क्या सर्विसेज एक्सक्लूड की इन्होंने, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और ए वेसल, एयर इंडिया वगैरह की सर्विसेज, ठीक है। और तीसरी सर्विसेज ट्रांसपोर्ट ऑफ ए गुड्स और पैसेंजर्स, ठीक है। अब बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट अलग था, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि बिजनेस एंटिटी से बात चल रही है। अब नीचे वो बात कर रहा है एनी रजिस्टर्ड पर्सन की, तो यहाँ पे एनी नहीं, टू ए पर्सन रजिस्टर्ड ना, वही बात है। तो यहाँ पे इसमें कह रहे हैं कि सेंट्रल सप्लाइड बाय द, अब इसमें सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी टू ए पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि सीजीएसटी में यदि कोई पर्सन रजिस्टर्ड है और उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी की आप रेंट की सर्विस दे रहे हो गवर्नमेंट, तो उसमें क्या लगेगा, उसमें आरसीएम लगेगा। ऊपर हम बिजनेस एंटिटी की बात कर रही थी केवल, जिसमें हमने यहाँ पे एक्सक्लूड किया था, ये बाद में उसमें अमेंडमेंट्स आए थे, तो उसमें ये कहा गया था कि ये यदि रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसमें तो बहुत सारे पर्सन होते हैं, बिजनेस एंटिटी के अलावा ही रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, तो तब आरसीएम लग जाएगा। एक चेंजेस आपका रियल एस्टेट सेक्टर में आया था, इसमें कहा था कि भाई आपका अप टू 80% तक की जो आपकी परचेज होगी, इनपुट जो होगा, तो उस पे आपको रजिस्टर्ड डीलर से ही खरीदना है। 80% का से कम यदि आप खरीद पाए, मान लिया आपने 70% खरीदा, तो जो 10% और खरीद रहा होगा ना, उस पे आरसीएम कौन पे करेगा, डेवलपर पे करेगा, प्रमोटर पे करेगा, ठीक है। अब सेक्शन 9(4) में तो केवल सर्विसेज, दो गुड्स, एक तो सीमेंट है, यदि सीमेंट खरीद रहे हैं किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो प्रमोटर पे करेगा, कैपिटल गुड्स खरीद रहे तो भी प्रमोटर पे करेगा। अब सर्विसेज पे आ जाते हैं, जैसे कि हमने 9(3) में सर्विसेज पढ़ी थी ना, जो मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट्स के राइट्स दे दिए हों या फिर लीज के हों, तो ये सबको एक्सक्लूड करके जो और सर्विसेज होंगी वो 9(4) में आ जाएंगी और उसको भी प्रमोटर पे करेगा। तो आई होप आप सबको वीडियो से काफी क्लियर हो गया हो कि आरसीएम होता क्या है, कैसे लगता है, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन से गुड्स हैं, वो कब कब हमारे ऊपर लगेंगे, कब नहीं लगेंगे, ये सब मैंने क्लियर करने की आपको कोशिश की है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक माई चैनल, शेयर माई वीडियो, थैंक यू सो मच।